बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका ISQ एजुकेशनल ग्रुप पे। और अभी हम लोग इस साइंस के क्रम में जो बायोलॉजी का पार्ट है, जैसे पोषक तत्व और पोषक तत्व के अन्य पार्ट थे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसका बहुत व्यापक तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। और इसी के आधार पर हम लोग इसको बेस बनाएंगे और इसी के आधार पर हम लोग विटामिन का अध्ययन कर चुके हैं। विटामिन के कुछ पार्ट को अगर देखें तो विटामिन हम लोग जनरली देख चुके हैं। देखिए विटामिन के दो प्रकार, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। और वसा में घुलनशील विटामिन कितने थे? 4, जैसे ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन कितने? जल में घुलनशील विटामिन कोई बोले तो बोलिए बस मतलब बी और सी, ऐसे याद रखना है। अब जितने भी जल में घुलनशील विटामिन थे उसको हम अलग क्रम में देखेंगे। और अभी हम लोग अध्ययन कर रहे थे वसा में घुलनशील विटामिन का। और वसा में घुलनशील विटामिन का विटामिन ए के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से अध्ययन किए थे। और आप यकीन मानिए उस क्लास को ठीक से देखिए अच्छा से, और जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए आपको डायरेक्ट सवाल बनता दिखेगा। जनरली उससे सवाल जो आते हैं समांतर सवाल आता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, इसका हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। फिर आंख में जो बीमारी होता है जैसे जीरोप्थेल्मिया बीमारी, इस टाइप का कैसे कैसे बीमारी होती है इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। अब ये अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन में ए, और ए से रिलेटेड क्या है? विटामिन डी, और उसके बाद उससे रिलेटेड विटामिन ई, उसके बाद उससे रिलेटेड विटामिन के। तो हम लोग आज के क्लास में अध्ययन करेंगे विटामिन डी के बारे में, और बिल्कुल एक नए तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आपको साइंस फील नहीं होगा, दिखेगा। तो चलिए हम लोग उसी ऊर्जा उमंग के साथ हम लोग अब तैयार होते हैं विटामिन डी को अध्ययन करने के लिए। चलिए तो सबसे पहले हम टॉपिक बनाएंगे विटामिन डी। और देखिए बिल्कुल एक अलग तरीके से पढ़ने वाले विटामिन डी। विटामिन डी को देखिए ठीक से, तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे विटामिन डी का कि वहां से सवाल कौन कौन से आ सकते हैं। और उस सवाल जितने भी डायग्राम होगा, डायग्राम में आपको सवाल दिखेगा। और उस सवाल का आंसर हम अभी नहीं करेंगे, हम उसको एक टॉपिक पढ़ेंगे क्रियाविधि, और उस क्रियाविधि में कहानी समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या है विटामिन डी में। और उस कहानी को हम लोग एक साथ अध्ययन करेंगे, अभी पढ़ेंगे। और फिर उस कहानी से जो बात हम सीखेंगे उसे यहाँ अप्लाई करके और फिर आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। और इस डायग्राम में मैं सेट कर दूंगा जितना सवाल अभी तक विटामिन डी से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साथ मिलके और विटामिन डी का डायग्राम बनाते हैं। तो विटामिन डी का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस आधार पर चलना चाहिए, तो सबसे पहले देखते हैं और विटामिन डी का सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्रोत। तो विटामिन डी का सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? स्रोत। ठीक है, सबसे पहले स्रोत देखने वाले हैं, उसके बाद विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्रोत देखेंगे, और स्रोत के बाद देखेंगे विटामिन डी हमारे शरीर में बनती कैसे है, मतलब विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है सबसे पहले। तो हम लोग टॉपिक बना रहे हैं कि इसका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? विटामिन डी का स्रोत क्या है, उसका देखेंगे विटामिन डी का हमारे शरीर में निर्माण कैसे होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विटामिन डी में अनिवार्य तत्व कौन से, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आते हैं कई बार। जैसे अगर आपसे पूछे, सबको याद होगा कि साइनोकोबालामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी में कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसका नाम है कैल्शियम। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो अनिवार्य तत्व अगर आपसे पूछे, अनिवार्य तत्व, तो अनिवार्य तत्व कौन सा है इसका? तो कैल्शियम है। तो एक डायग्राम है इस टाइप से। उसके बाद अगर देखें तो स्रोत हो गया, निर्माण हो गया, अनिवार्य तत्व हो गया। इसके बाद अगर देखें तो ध्यान देना कि विटामिन डी का कार्य क्या है। अगर विटामिन डी का कार्य हम अगर पढ़ ले तो मैं ये भी पता कर सकते कि विटामिन डी क्या क्या कार्य करता है। अगर इस बात को हम अध्ययन कर ले, इस बात को समझ ले, तो हम ये भी समझ सकते कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसकी कमी से होने वाला बीमारी। और कमी से होने वाले बीमारी को देख ले, तो इसके बाद हम लोग समझ इस बात को, स्रोत हो गया, निर्माण हो गया, अनिवार्य तत्व हो गया, कार्य हो गया, कमी से होने वाले डिजीज को देख लेंगे। उसके बाद हम लोग एक बात देखेंगे अलग से, चूंकि हमारा टॉपिक एंड हो चुका है, लेकिन हम लोग बहुत आराम से अभी तक विटामिन डी से जितने सवाल आ चुके हैं हम इसी सीरीज में इसे शामिल कर देंगे। और यहाँ तक अभी लिख देंगे कि अभी तक जितने पूछे गए प्रश्न एग्जाम में, जितने भी सवाल पूछे गए हैं, देखिए जितने भी पूछे गए सवाल हैं वो हम यहाँ शामिल कर लेंगे। और अभी तुरंत हम डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद आपका पूरा पैकेज हो गया विटामिन डी का। फिर इससे बाहर सवाल कभी नहीं और कहीं नहीं आएगा। क्लियर है? तो देखिए ये हमारा मामला हो गया विटामिन डी। अब विटामिन डी में पढ़ने के लिए आपका आधार क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? स्रोत। उसके बाद क्या देखेंगे? निर्माण। उसके बाद क्या देखेंगे? अनिवार्य तत्व। उसके बाद क्या देखेंगे? कार्य। उसके बाद देखेंगे कमी से होने वाले रोग। और उसके बाद देखेंगे पूछे गए प्रश्न। लेकिन क्या इसमें पढ़ने वाले तो नहीं। अब हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड में, और उसमें हम लोग एक कहानी समझेंगे कि होता क्या है, और उस कहानी को पूरी तरह समझ के रिवाइज करके, और फिर इसमें आके आप ये मानिए कि आपसे सवाल पूछा जाए कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो जब मैं एक कहानी समझा दूंगा उस कहानी से आपका आंसर निकल जाएगा। और फिर यहाँ पुट करके आपको अभी आप
इस स्तर तक पहुंच जाएगा कि आपको लगेगा कि विटामिन डी मेरा पूरा तैयार है। तो रिवीजन का एक बढ़िया सा जरिया हो गया ये। तो सर चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। तो चलिए हम क्या देखेंगे, कहानी समझेंगे। अब समझना है इस बात को, देखिए कोई है XYZ जो भी, चलिए पूरा एनर्जी आपको यहीं लगाना है, पूरा एनर्जी यहीं लगाना है। और कहते हैं ना कि हाँ मैं पढ़ लिया हूँ, प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस में आपको टॉपिक के साथ साथ करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए तो ये कोई है, अब होता है क्या, चलिए अब याद रखें, मतलब अब हो क्या रहा है, समझिए इस बात को। मान लीजिए कि ये इसका हाथ यहाँ और ये इसका त्वचा है। त्वचा को हम ऐसे यहाँ बताते हैं कि क्या है, त्वचा, स्किन। बहुत आराम आराम से एकदम त्वचा है। और ध्यान दीजिए, अब इसे विटामिन डी को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। विटामिन डी के प्राप्त करने के कितने तरीके, दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, याद रखिए, एक खा सकता है कुछ, और इसके त्वचा में कुछ संपर्क हो सकती है। अब समझिए क्या है, तो मान लीजिए इसे दिखा क्या, तो समझिए सबसे पहले इसे दिखा मशरूम। क्या दिखा, देखिए मशरूम। इसके साथ क्या दिखा इसे, तो इसे दिखा मशरूम के साथ अनाज, ग्रेन्स। अनाज में क्या क्या हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं, अनाज में जनरली जैसे मक्का, चावल, गेहूं, ये सब जितने हैं, ज्वार, ये सब अनाज है। तो अनाज, अनाज के साथ इसने क्या देखा, मशरूम। मशरूम एक बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। ठीक है, तो इसने क्या लिया, मशरूम लिया, अनाज लिया। इसके साथ आप अगर आपको याद रखने में समस्या, तो मैं बता दूं, मछली एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें लगभग सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और पपीता एक ऐसा फल है जिसमें सारे विटामिन मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पपीता में सर्वाधिक कौन सी विटामिन होती है, तो पपीता में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा अन्य विटामिन हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि पपीता पीला फल है, तो पीछे मैं विटामिन में बताऊं, विटामिन ए भी मौजूद होते हैं, अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि पपीता में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पपीता में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आप इस बात को अगर समझने का प्रयास करें, चलिए इसमें आंख बना देते हैं कि जब तक देखेगा नहीं तब तक खाएगा कैसे। तो मशरूम और अनाज में दिखा इसे, साथ में दिख गया इसे मछली। ठीक है, साथ में इसे दिख गया कुछ भी मछली जैसा पदार्थ, मांस वाला पदार्थ कुछ भी। समझिए इस बात को, मशरूम, अनाज, मछली, मांस जो भी, और दूध से बना कोई भी पदार्थ। दूध से कोई भी, याद रखिए, डेयरी उत्पाद, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, कुछ भी इसे दिख गया। बहुत आराम से देखिए क्या क्या दिखा इसे, आराम से महसूस कीजिए। आप आंख बंद करके ऐसा सोचिए कि आपके सामने पड़ा हुआ है, मशरूम रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, मछली रखा हुआ है, मांस रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, और डेयरी रखा हुआ है। ठीक है, आराम से आपको ये सब खाना है। सिलेक्ट कर लीजिए, जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन जो भी है, सिलेक्ट कर लीजिए क्या क्या लेना है। इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। क्यों, मैं बता दूं आपको कि सारे जितने पदार्थ हैं, सारे जितने पदार्थ हैं, जितने मशरूम, मछली, मांस, दूध से बना पदार्थ, जो भी अनाज वगैरह जितने पदार्थ है इधर, ठीक है, ये त्वचा है। अब यहाँ मैं क्या बताता हूँ, ये जितने पदार्थ हैं, यहाँ इन सारे पदार्थ में एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता है। और मैं जब जब किसी किसी नए रसायन का नाम लूंगा जो आप पहली बार सुनेंगे, तो उस रसायन को कोशिश कीजिएगा मेरे साथ दोहराने का। क्यों, क्योंकि जब अपने होठ पे हम 2-3 बार उस शब्द को दोहराते हैं तो नाम सेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिए इस बात को। ये जितने पदार्थ है, जितने पदार्थ है, इन सारे पदार्थ में, और यहाँ क्या था हमारा, त्वचा। ये समझिए त्वचा है। ठीक है, और यहाँ याद रखिए, यहाँ क्या पड़ा है, तो सूर्य का प्रकाश। हम लोग को देखिए याद रखिए, कोई बनावटी कहानी नहीं पढ़ने वाले। एक्चुअली क्या होता है, उसी मैकेनिज्म को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, और आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग पिछले स्लाइड में जाके और उस सारे क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, सूर्य। अब देखना क्या है, मैं आपको बता दूं, सूर्य, और सूर्य जो प्रकाश आती है, बहुत आसान बात, हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरण पाई जाती है, अल्ट्रावायलेट रे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्ट्रावायलेट रे। फिजिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे अल्ट्रावायलेट रे 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, और कौन पृथ्वी पे पहुंचती है, कौन नहीं पहुंच पाती, किसे ओजोन पर परावर्तित कर देता है। ये सब बात हम फिजिक्स में देखेंगे। अब सूर्य से कौन सा किरण निकल रहा है, तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा किरण पाया जाता है, तो अल्ट्रावायलेट रे। इसे हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश या पराबैंगनी किरण। ठीक है, तो इसका नाम है पराबैंगनी किरण। क्यों नाम पड़ा, ये फिजिक्स का बात है, बस यहाँ से याद रखिए चीजें। अब होता क्या है,
देखिए जैसे ये पदार्थ ऊपर से, समझिए हम लोग क्या किए, इस भोज्य पदार्थ को ग्रहण किए या सूर्य से प्रकाश आया, तो एक बड़ी खास मामला क्या है कि भोज्य पदार्थ में एक, अगर देखें एक मिनट, चलिए पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए कोले कैल्सीफेरॉल, मेरे साथ बोलिए, कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल। अगर आपसे मैं आज के बाद पूछूं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस कोशिश कीजिए, हर मत माने, कोशिश कीजिए। मशरूम में क्या पाया जाता है, तो कोले कैल्सीफेरॉल। अच्छा, अनाज में क्या पाया जाता है, कोले कैल्सीफेरॉल। मछली में क्या पाया जाता है, कोले कैल्सीफेरॉल। मांस में क्या पाया जाता है, कोले कैल्सीफेरॉल। दूध में क्या पाया जाता है, कोले कैल्सीफेरॉल। डेयरी में क्या पाया जाता है, कोले कैल्सीफेरॉल। क्लियर है बातें, ठीक है। लेकिन ये जो पदार्थ है ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन ये पाया जाता है उसमें। चलिए इतना बात हमारा क्लियर हो गया। अभी तक हम लोग क्या सीखे, हम लोग क्या सीखे, अच्छा इसे दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आसान लगे, आपको अच्छा लगे। देखिए मशरूम, अनाज, जितने भी स्रोत मैंने बताया, इसमें क्या पाया जाता है, कोले। कोले, कोले वर्ड कहाँ से है, तो कोले है कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल फैट मैं बता चुका हूँ, कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल हो गया कोले। और कैल्सीफेरॉल, कैल्सी CAL, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कोले कैल्सीफेरॉल। इन पदार्थों में कोले कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। और बड़ी आराम से इसने क्या किया, ग्रहण किया। यहाँ याद रखना, इसका है लीवर, इसका लीवर यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब समझिए होता क्या है, कोले कैल्सीफेरॉल ग्रहण किया। फिर मैं अगर पूछूं कि मशरूम खाते हैं आप, अनाज खाते हैं, दूध खाते हैं, दूध से बना पदार्थ खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, यकृत, अगर यकृत भी इसमें शामिल तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यकृत एक प्रमुख स्रोत है, यकृत। इतना पदार्थ खाते हैं तो आप क्या ग्रहण करते हैं, तो आप ग्रहण कर रहे हैं कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अंतर क्या है, जब सूर्य के प्रकाश में जो अल्ट्रावायलेट रे है, अल्ट्रावायलेट रे, जब अल्ट्रावायलेट रे आती है और जो इसका त्वचा है, त्वचा, तो त्वचा में क्या पाया जाता है, तो मैं त्वचा में बता दूं जनरली, त्वचा में आप नाम सुनेंगे, मेरे साथ बस पढ़ने का प्रयास कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। देखिए इर्गेस्टिरोल, पढ़िए इसको, इसके इसे क्या क्या लिखा है, इर्गेस्टिरोल। इर्गेस्टिरोल एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं जनरली, तो जो हमारा त्वचा, देखिए त्वचा देखिए, और त्वचा जब आप रात में उठिए, रात में सो जाइए, और सुबह जब आप उठते हैं तो आपके यहाँ त्वचा पे तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ लगेगा, इसे कहा जाता है इर्गेस्टेरॉल। और इसे कई बार अर्गिस्टेरॉल भी लिखा होता है। अर्गिस्टेरॉल, इर्गेस्टेरॉल एक ही चीज है। तो आप सुबह जब उठते हैं, सुबह उठते हैं, जब आईना देखते हैं, तो आप देखेंगे नाक पे आपका तेल जमा होता है, तेल, और वास्तव में वसा ही है, लेकिन वसा में कौन है, तो वसा में इर्गेस्टेरॉल है। तो यहाँ ज्यादा याद रखें कि यहाँ, क्योंकि आप कभी कोई गौर कीजिएगा, यहाँ ज्यादा हम लोग कई बार फुरा फुंसी वगैरह बहाते हैं, तो यहाँ रंध्र ज्यादा, इसलिए यहाँ ज्यादा निकलता है। बाकी ये वसा पाया हर जगह जाता है, लेकिन बाकी जगहों पर बार बार हम धोते रहते हैं, धोते रहते हैं, और यहाँ क्या है, रंध्र कम है, इसलिए कम यहाँ निकलता है, नाक पे ज्यादा निकलता है। चीजें ठीक है। और एक क्या नाम है, बस देखिए 2-3 नाम आपका टफ है, बाकी चीजें आसान है। इसका नाम क्या है, तो कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल। अगर आपसे पूछूं कि जो अनाज पदार्थ है, जो स्रोत है, उस स्रोत में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कोले कैल्सीफेरॉल। अगर पूछे सूर्य के प्रकाश से जो किरण आती है, उसमें कौन सा किरण है, तो पराबैंगनी किरण है। पराबैंगनी किरण कहाँ पड़ती है, हमारे त्वचा में पड़ती है। त्वचा में क्या है, तो इर्गेस्टिरोल है। त्वचा में पूछे कि कौन सा रोल है, तो इर्गेस्टिरोल है। इर्गेस्टिरोल एक प्रकार का फैट है, ठीक है। अब जो इर्गेस्टिरोल है, इसकी अभिक्रिया जब अल्ट्रावायलेट रे जब त्वचा पे पड़ेगी, त्वचा पे पड़ेगी, तो त्वचा में क्या है, इर्गेस्टिरोल। जब अल्ट्रावायलेट रे इस पे पड़ेगी तो अभिक्रिया होगा अल्ट्रावायलेट रे का, और जैसे ही अभिक्रिया होगा तो ये बना देता है, क्या बनाता है, देखिए बिल्कुल नया पदार्थ है। बोलिए मेरे साथ, कोले, बोलिए मेरे साथ, कोले कैल्सीफेरॉल। बहुत ध्यान से देखिए क्या बना दिया, कोले कैल्सीफेरॉल। अब मिलाइए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कोले कैल्सीफेरॉल। क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, कोले कैल्सीफेरॉल। मतलब यहाँ बड़ा खास बात हम समझने वाले हैं कि जिस कोले कैल्सीफेरॉल को सूर्य की प्रकाश आके, अल्ट्रावायलेट रे आके हमारे शरीर में निर्माण करती है, निर्माण करती है, वो डायरेक्ट हमें भोज्य पदार्थ से मिलता है। तो बताइए आसान क्या है लेना, भोज्य पदार्थ में मुझे लेना चाहिए, भोज्य पदार्थ से डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, बन रहा है। चीजें समझ में आ रही है। लेकिन समझिए, मैं अगर पूछूं कि जो कोले कैल्सीफेरॉल है क्या मेरे शरीर में एक्टिव है या अनएक्टिव है, तो अभी जो याद रखिए, जिसमें कोले लग जाए तो कोले अनएक्टिव है। जो आपको कोले दिखाई दे रहा है, कोले क्या है, अनएक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव है नहीं। तो अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिव है, कम है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब कम एक्टिव है, कम सक्रिय है, ठीक है। तो कम एक्टिव है और ए कम एक्टिव है,
ठीक है, बातें समझ में आ रही है। जैसे ही यहाँ आया और जैसे ही यहाँ आया, ये दोनों को मुझे पता है, आपको पता होगा, जब याद रखिए जब विदेश से हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपना पासपोर्ट चेक करवाना पड़ता है, या फिर हम जाते हैं तो पासपोर्ट चेक करवाना पड़ता है। सबसे पहले याद रखिए, कहीं भी हम क्लास वगैरह में इन करते हैं, सबसे पहले आई कार्ड, परिचय पत्र दिखाते हैं कि देखिए हम इसी में पढ़ने वाले हैं, हम इसी में रहने वाले हैं, समझिए इस बात को। उसी प्रकार यहाँ का मामला है कि हमारे शरीर में जो सब कुछ सबसे मेन जो है काम, जो सबको चेक करने का काम करता है, लीवर करता है। तो जैसे ही बाहर का कोई इन करेगा, जैसे बाहर का इन करेगा तो लीवर बोलेगा इधर इधर पासपोर्ट कहाँ है। तो जैसे ही याद रखिए कोलेकैल्सिफेरॉल आएगा, तो समझिए इस बात को, इसको जाके सबसे पहले क्या होता है कि मूवी अगर देखते तो जीत मूवी देखें सनी देओल का, तो सनी देओल उसमें एक मतलब है ना कि क्रिमिनल का रोल किया है, तो क्रिमिनल का रोल किया, तो जो पुलिस वाला उसे बार बार बोलता है कि हर महीने तुम्हें आके एक बार दर्शन कराना होगा, और शहर छोड़ के तुम नहीं जा सकते हो, तुम कुछ गलत काम नहीं कर, सारा कुछ तुमको आके एक बार ब्यौरा देना हो कि अच्छा तुम हो इसी शहर में, क्योंकि उसको कहते हैं तरीपार, मतलब तुम पर आरोप है किसी टाइप का या फिर तुम पर शक है किसी टाइप का। तो इसी प्रकार लीवर को हमेशा डर रहता है कि बाहरी चीज शरीर में आके गड़बड़ी ना कर दे। तो सबसे पहले कोई बाहर से आओगे तो सबसे पहले हमसे दर्शन पाओगे, हमारे सामने आओगे तभी बाहरी कोई एक्स्ट्रा काम करने देंगे तो नहीं करने देंगे, मामला वही है। कोलेकैल्सिफेरॉल आता है, और कौन, यहाँ भी देखिए कोलेकैल्सिफेरॉल है। तो दोनों जो भी कोलेकैल्सिफेरॉल यहाँ त्वचा में बना है या फिर यहाँ हम स्रोत से जो लिए हैं, जैसे ही आएगा तो किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा लीवर के पास। किसके पास जाएगा, देखिए कोलेकैल्सिफेरॉल मान लीजिए यहाँ बना है, यहाँ प्रॉपर बना है, ये कोलेकैल्सिफेरॉल है, इसे दूसरा कलर से कर देता हूँ ताकि आसान लगे देखने में। कोलेकैल्सिफेरॉल है, तो जहाँ बना है सबसे पहले कहाँ जाएगा, लीवर के पास। इतना बात मुझे लगता है क्लियर है। यहाँ से चीजें समझिए, विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो विटामिन डी के स्रोत क्या हो गया, मशरूम हो गया, अनाज हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, यकृत हो गया, दूध से बना कोई भी पदार्थ हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, सारा हो गया, दही हो गया, तो सारा पदार्थ क्या हो गया, विटामिन डी का स्रोत। यहाँ से किया क्या, निर्माण की पद्धति क्या है, तो ये सब डायरेक्ट लेते हैं, तो इसमें पाया जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल, और डायरेक्ट आया गया कहाँ, लीवर के पास, समझिए। और ये जो है ये सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रे आती है, इसमें मतलब सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रे मतलब पराबैंगनी किरण पाई जाती है, और वह हमारे त्वचा की इर्गेस्ट्रॉल से अभिक्रिया करके, अल्ट्रावायलेट रे त्वचा की इर्गेस्ट्रॉल से अभिक्रिया करके, त्वचा की इर्गेस्ट्रॉल से अभिक्रिया करके कोलेकैल्सिफेरॉल बना देते, तो कोलेकैल्सिफेरॉल बना चुकी है। अब जैसे ही आएगी, समझ इस बात को, तो कहाँ जाएगी भाई साहब, लीवर के पास। लीवर में जैसे ही गई तो एक बात समझना है कि लीवर सबसे पहले क्या करता है, इसे चेक करता है, समझिए इस बात को। मान लीजिए कोई आ गया आपके सामने बहुत मेकअप लगा के, पूरा पहचान में नहीं आ रहा है, कई बार लोग इतना मेकअप कर लेते, इतना, क्योंकि याद रखिए मतलब प्रॉपर पहचान में नहीं आ रहा, तो पहचान में नहीं आ रहा, तो आप पानी मारे उस पर, और पानी मारे तो उसका चेहरा निखर के सामने आएगा, तब पता चलेगा अच्छा वास्तविक चेहरा क्या है। तो इसी प्रकार लीवर क्या करता है, जब ये आता है तो सबसे पहले इसका मुंह धुल के देखता है कि भाई तुम वही हो कि नहीं। और याद रखना, किसी पर पानी देने की प्रक्रिया को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस जनरली क्या है कि पानी से किसी पदार्थ को तोड़ दीजिए, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस क्यों करता है, तो उसके क्या कारण को समझिए। वास्तव में देखिए कोले, तो आपको बता चुके वसा जो है वसा हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है, तो याद रखना, सोचिए इस बात को। अच्छा, आप नहीं सोच पा रहे तो प्रयोग कीजिए, आप क्या कीजिए, तेल लगा लीजिए, पूरा तेल। पहले का चोर होता तो पूरा क्या करता था कि सबसे पहले का जो चोर होता था जितना, क्या करता था पहले कि पूरा शरीर में तेल लगा लेता था, पूरा शरीर में पूरा तेल, सरसों का तेल भी, और एक नॉर्मल सा छोटा सा पैंट पहन लेता था और चोरी करके भागता। तो उसका फायदा क्या है कि जब लोग उसे पकड़ते थे तो फिसल के भाग जाता था। तो मामला क्या है समझिए, उसने तेल लगाया, तेल क्या करता है, किसी पदार्थ को फिसला देता है। तो इसी प्रकार याद रखें, जब आप तेल लगा लिए तो पानी भी आप पे नहीं चिपकेगा, पानी भी फिसल के बाहर चला जाएगा, जरूरी है। और यहाँ इर्गेस्ट्रॉल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि समझिए अगर तेलीय पदार्थ नहीं होता तो पानी भागता नहीं, पानी फिसल के नहीं भागता, और सारा पानी आपके शरीर के अंदर, फिर 2 दिन में आप मोटे ताजे, 3 दिन में और मोटे ताजे, 4 दिन में मोटे ताजे, एक समय फूल जाते पूरा, फिर खत्म। तो वसा को होना बहुत जरूरी है, समझिए इस बात को। तो इर्गेस्ट्रॉल वाला मामला समझ में आ रहा है, इर्गेस्ट्रॉल होना इसलिए जरूरी। देखिए ऑयल जिसमें लग जाए, ऑयल मतलब तेल, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ क्या मामला है कि देखिए, अगर बोलो कोले हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक किसे कहते हैं, फोबिया हुआ, फोबिया गाना सुनोगे, फोबिया मतलब होता है डर। तो डर या फिर बिछड़न या फिर विदाई, अलग, नफरत, इस टाइप का कोई भी वर्ड, उसको कहते हैं फोबिया, फोबिक। अब देखिए कोले क्या है, तेल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तेल है। और तेल जल से उसका विच्छेदन है, जल से विदाई है, जल से नफरत है, जल से प्यार नहीं, उससे नफरत है, तो इसे कहते हैं फोबिक। और जल से फोबिक इसलिए हाइड्रोफोबिक। मतलब याद रखना कि जल इसमें नहीं है, बिल्कुल जल इसमें बिल्कुल नहीं है। कोले जिसमें आ गया, जल उसमें है ही नहीं, हाइड्रो है ही नहीं, जल है ही नहीं, तो याद रखिए। और जल ना हो, देखिए एक होता है प्रोसेस हाइड्रेशन, एक होता है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन उसे कहते हैं जिसमें जल हो, डिहाइड्रेशन उसे कहते हैं जिसमें जल हो ही ना। तो समझिए इसमें जल नहीं है, तो मैं अगर पूछूं आपसे कि कोलेकैल्सिफेरॉल में जल नहीं है, तो बताइए हाइड्रेशन है कि डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन है, इसलिए इसे कहा जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल का कोई दूसरा नाम पूछे तो इसका नाम हो जाता है
हाइड्रो, याद रखिए डी हाइड्रो, डी माने नहीं है, क्या नहीं है, हाइड्रो नहीं है, तो बोलिए मेरे साथ डी हाइड्रो। अच्छा डी हाइड्रो किसके लिए, कोले के लिए मैंने यूज कर दिया, तो बाकी जो है उसको लिख दीजिए, तो कैल्सीफेरॉल, डी हाइड्रो कैल्सीफेरॉल। अच्छा इसका नाम भी क्या होगा, सेम भाई सेम, डी हाइड्रो कैल्सीफेरॉल। ये मामला पूरा क्लियर हो रहा है। जैसे ही आता है तो सबसे पहले आपके यहाँ गेस्ट है तो सबसे पहले पानी दीजिए, चाय पूछिए, तो आया है तो लीवर क्या करेगा, पानी पूछेगा, ये कहेगा भाई पानी तो बहुत दिन से नहीं पिए, डिहाइड्रो है, पानी बहुत दिन से नहीं पिए, डिहाइड्रो है, लीवर कहता है लो, और लीवर क्या करता है, इसे पानी देता है। पानी देने की प्रक्रिया को याद रखना है, हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं, पानी देने की प्रक्रिया को हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि जो कोले कैल्सीफेरॉल हमारे शरीर में जब इन करती है तो लीवर क्या करता है उसका, तो लीवर उसे पानी देता है। मतलब आपके घर में अगर गेस्ट आए, चाय पानी दीजिए, तो चाय दीजिए, छोड़िए उस चाय को, अगर पानी आप देते हैं तो कहेगा गेस्ट की वो मेरा हाइड्रो ऑक्सीलेशन हो गया, क्या हो गया, हाइड्रो ऑक्सीलेशन। तो आज के बाद याद रखिए, जब भी आप किसी को पानी देते हैं मन मन मुस्कुराइए और सोचिए अच्छा हाइड्रो ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, हाइड्रो ऑक्सीलेशन। तो लीवर ने क्या किया, जो कोले कैल्सीफेरॉल से मिला, ये क्या है, डिहाइड्रो, इसमें जल है ही नहीं, तो लीवर क्या करेगा, सबसे पहले उसे जल देगा, और यहाँ मामला बन जाएगा। अगर पूछे कि कोले कैल्सीफेरॉल के साथ लीवर क्या करता है, तो लीवर करता है उसका डिहाइड्रोक्सिलेशन करता है, सॉरी हाइड्रोक्सिलेशन करता है। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब है जल देना, हाइड्रोक्सिलेशन, डी जिसमें लग जाएगा मतलब निगेटिव सेंटेंस बनेगा, वो निगेटिव वर्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन। तो अगर आपसे पूछे कि लीवर क्या करता है, ग्रीन से लिखता हूं, तो लीवर हाइड्रोक्सिलेशन करता है, हाइड्रो ऑक्सीलेशन। बहुत आराम से समझिए, आप यकीन मानिए साइंस से कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, मैं बहुत डीप भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डीप अगर पढ़ा तो बहुत सारी बातें इसमें, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, बहुत टफ बातें नहीं, क्योंकि अभी तक आप पढ़े नहीं ठीक से, आपको बस मतलब प्रॉपरली यही बताया जाता है कि विटामिन डी का स्रोत देख लो ये है, विटामिन डी से होने वाले बीमारी ऑस्टोमेलेशिया, उसके बाद रिकेट्स वगैरह ऐसे ऐसे जो जो 2-3 बीमारी बता दिया जाता है कि इतना ही है। जनरली सच देखिए तो विटामिन डी बनता कैसे, ऐसे मामला है। इसमें अगर डीप जाऊंगा तो बहुत सारी बातें हैं डीप में, लेकिन उतना डीप मुझे जाना नहीं, क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट हम लोग हैं, मेडिकल का तैयारी करना नहीं है। लेकिन हाँ इतना बताऊं जितना सफिशियंट है, और आपको विटामिन पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। याद रखना है कि लंबे सफर की शुरुआत हमेशा कठिनाई से होती है, अच्छे सफर की शुरुआत हमेशा कठिनाई से होती है। तो ये सफर अच्छा है तो शुरू में कठिनाई होगा, और उसी को बेस बना के हम लोग बहुत बेहतरीन बात समझने वाले हैं। चलिए इतना बात मामला मेरा कंप्लीट है। चलिए देख लेते हैं चीजें एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए अनाज से और सूर्य के प्रकाश में अंतर क्या है, तो अनाज में कोले कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, अनाज में डायरेक्ट पाया जाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रे है, उसमें कोले कैल्सीफेरॉल है, तो वहां से फर्क है कि डायरेक्ट लेंगे, और यहाँ से अल्ट्रावायलेट रे जब त्वचा पे जैसे पड़ेगी तो त्वचा पड़ने के बाद इसको कोले कैल्सीफेरॉल में बदल जाएगी। कोले कैल्सीफेरॉल में क्या हाइड्रो जल है तो नहीं है, तो इसे कहेंगे डिहाइड्रो कैल्सीफेरॉल, उसे भी कहेंगे डिहाइड्रो कैल्सीफेरॉल। अगर आप सच पूछिए इसका नाम पूछेगा तो ये भी देखिए, जिसमें कैल्सीफेरॉल मैं पीछे बता चुका हूँ, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, तो जिसमें कैल्सीफेरॉल आपको दिखेगा तो विटामिन डी है। तो चलिए ये भी तो विटामिन डी है और ये भी विटामिन डी है, लेकिन ये जो है इसे दिख रहा है, ये जो है इसे हम विटामिन डी नहीं कहकर विटामिन D3 कहते हैं। तो यह है विटामिन D3 और यह है विटामिन D3। तो आज के बाद अगर कोई पूछे आपसे कि विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम है कोले कैल्सीफेरॉल, या फिर क्या है तो डिहाइड्रो कैल्सीफेरॉल। कई बार क्या होगा, अभी कुछ लोग क्योंकि ये डी बताते हैं और नहीं देखेंगे, जब एग्जाम में जाएंगे, जब एग्जाम में झटका लगेगा जोर से कि ओ हो, तो उनको लगेगा कि वो फिजिक्स ठीक से नहीं पढ़े, करंट लग रहा है। मामला है कि बायोलॉजी ठीक से नहीं पढ़े, मामला यहाँ से फंस रहा है। फिर आप वापस आके देखें तो याद रखिए, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, हर जगह लागू नहीं होता है। या अब बताइए, समझिए इस बात को, डॉक्टर के यहाँ दे रहा है तो फिर दुरुस्त कहाँ है, फिर तो मर गए। तो याद रखना कि ये बातें समझिए इस बात को, एक जो मौका मिल रहा है, समय आपके पास है, फायदा उठाइए और बहुत आराम से पढ़िए इस बात को। अब यही चीज याद रहे, 50,000 खर्च करके मिल रहा है तो आराम से पढ़िए, जब क्वालिटी मिल रहा है चीजें तो उसको आराम से अरेंज करके ठीक से देखिए और उस नॉलेज को गेन कीजिए। बातें क्लियर है पूरा। जैसे हम लोग लीवर के पास आएंगे तो लीवर में मामला क्या बनता है, लीवर क्या करती है कि जो कोले कैल्सीफेरॉल है, मैं बार बार बता रहा हूँ कोले कैल्सीफेरॉल है, डिहाइड्रो कैल्सीफेरॉल है, इसे क्या करता है, इसका हाइड्रो ऑक्सीलेशन करता है। और हाइड्रो ऑक्सीलेशन में जस्ट बताओ हाइड्रो ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं, तो हाइड्रो ऑक्सीलेशन यहाँ लिखा है देखिए, हाइड्रो ऑक्सीलेशन का मतलब होता है जल देना। कोई खड़ा जाके एक बाल्टी पानी मार दीजिए, आप होली में सब हाइड्रो ऑक्सीलेशन करते रहता है कलर के साथ, जल मार दीजिए हाइड्रो ऑक्सीलेशन, मुंह पे पानी मार दीजिए हाइड्रो ऑक्सीलेशन नहीं। तो क्या कर रहा है, लीवर झटाक से मुंह पे पानी मारेगा, हाइड्रो ऑक्सीलेशन कर देगा, और कोले कैल्सीफेरॉल में हाइड्रोक्सिलेशन लीवर जोर से करता है। ऐसा नहीं है कि तेल है तो मतलब कोले
कैल्सीफेरॉल पानी को झाड़ लेगा कि पानी को फिसला देंगे फिसला देंगे, नहीं, लीवर इस हिसाब से पानी मारेगा। कई बार होता नहीं कि पानी ऐसा घुसा दे कि पानी पिछले ना अंदर तक घुस जाए। तो कोलेकैल्सिफेरॉल में लीवर पानी ऐसा मारता है कि लगभग 25 OH का मोलेकुल अंदर चला जाता है। याद रखिए कहाँ, कोलेकैल्सिफेरॉल में 25 OH का मोलेकुल अंदर चला जाता है, 25 OH का मोलेकुल। तो यहाँ लीवर में क्या बन जाता है, तो लीवर में जो बनता है, मैं यहाँ बक्सा बना के लिख रहा हूँ, याद रखना है, लीवर में बन जाता है 25 OH। अच्छा 25 OH क्या, तो समझिए मैं पीछे बता चुका हूँ वसा में OH पाया जाता है, तो यही OH है। और कितने मोलेकुल, 25 मोलेकुल अप्लाई हुए, तो इसलिए मैंने लिख दिया 25 OH। मेरे साथ बोलिए 25 OH। और विटामिन डी तो जैसे के तैसे है, तो विटामिन डी के लिए हम कैल्सीफेरॉल पूरा ना लिख के हम डी लिख देंगे, क्योंकि कैल्सीफेरॉल को ही विटामिन डी कहा जाता है। ये क्या बन गया, 25 OHD। क्या बन गया, 25 OHD बन गया चीजें। अब इसका नाम क्या होगा, तो याद रखिए इसका नाम होगा कैल्सी, क्योंकि विटामिन डी है और विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है। अगर पूछेगा विटामिन डी का अनिवार्य तत्व क्या है, तो विटामिन डी का अनिवार्य तत्व कैल्शियम है। तो विटामिन डी में कैल्शियम है, देखिए सब में कैल्सी आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्सी, ठीक है। और याद रखना है जो OH है, OH अगर बॉन्ड पढ़िएगा भी आपको जरूरत नहीं है, OH देखिएगा तो 2 नंबर बॉन्ड पे पाया जाता है, तो 2 नंबर पे 2 को डाई कहते हैं। और OH जब किसी में लगा है तो उसको ओल पढ़ा जाता है। यकीन नहीं होगा तो आप देखिए ठीक से, C2H5OH, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इथेनॉल। मैं लिखता हूं, देखिए इथेनॉल। अच्छा इथेनॉल इसका नाम क्या है, यही शराब है, दारू जो पीते हैं एकदम पौवा चढ़ा के आई, तो जो पीते हैं वही है C2H5OH, नहीं है। और इसके अंत में क्या OH है, तो OH के लिए मैंने क्या लगा, OL, तो जहां OH रहेगा उसमें क्या लगा, OL लगेगा। तो उसी मामला से यहाँ समझिए इस बात को, अगर समझने का प्रयास कीजिए, तो 25 OHD है, तो डी के लिए मैंने क्या लिखा, कैल्सी। और OH कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो याद रखना है 2 को क्या कहते हैं, डाई। और OH है तो OH के लिए क्या होगा, ऑल, तो इसका नाम हो गया कैल्सी डाइओल, कैल्सी डाइओल, कैल्सी डाइओल, कैल्सी डाइओल। तो अगर आपसे पूछे कि लीवर में क्या हुआ बना, तो लीवर में क्या बना, फिर से मैं इसका नाम लिखता हूं, क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, तो क्या बनता है, कैल सी डाइओल। हाँ इसका अंग्रेजी नाम हिंदी नाम सेम है, कैल्सी डाइओल। आप जिसको हिंदी में पढ़ना है बहुत आराम से लिखिए, क के ऊपर ए कार ल सदरी का ऐसे कैल्सी डाइओल आराम से लिखिए, कैल्सी डाइओल लीवर में बना। सोचिए इस बात को, विटामिन डी कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब समझिए ये हो गया। अब लीवर क्या करती है, लीवर आपको पता है कि सब कुछ को जब एक्स्ट्रा हो जाए तो उसे भंडारित कौन करती है, लीवर करती है। कोई भी चीज हमारे से में एक्स्ट्रा हो जाएगा तो लीवर क्या करती है, उसे जमा कर लेती है। तो लीवर याद रखना कैल्सी डाइओल को बनाती भी है, और याद रखना ये जो बनाती भी है, और इसे स्टोरेज भी करती है, भंडारित भी करती है। तो क्या करेगी, इसे भंडारित करेगी। तो लीवर कैल्सी डाइओल का कितना काम करती है, 2 काम, एक निर्माण भी करती है और एक भंडार भी करती है। अब सवाल है कि क्या कैल्सी डाइओल हमारा विटामिन डी बन चुका है, बिल्कुल नहीं बन चुका है। क्यों नहीं बन चुका है, क्योंकि एक कैल्सी डाइओल है, कैल्सी डाइओल एक्टिव में हम लोग को विटामिन डी कौन सा काम करता है, इसमें कैल्सीफेरॉल लीवर क्या करेगा, तो लीवर याद रखना है, लीवर बनाया भी और भंडार भी किया, और सबसे ज्यादा बना यहाँ, सबसे अधिक बन गया। अब यहाँ समझने कि अब लीवर क्या करेगी, अभी ये लीवर इसे वृक्क में, किडनी में, समझिए किडनी है, तो लीवर क्या करेगी, ये जो कैल्सी डाइओल बना हुआ है इसे लीवर में, किडनी में भेजेगी। किडनी में आप लोग समझते होंगे किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, और इसका जो इकाई है वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, वृक्काणु कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है एग्जाम में। तो ये क्या है, किडनी में जैसी भेजती है, और किडनी में आके, और किडनी के यहाँ फिर गेस्ट आएगा, तो किडनी क्या करेगा, स्वागत, जल लीजिए, जल पीजिए। और इसे जब जल देगा वो, तो जल जैसी देगा, समझिए इस बात को, क्या देगा, जल देगा। जल इसे जैसी मिलेगा तो फिर एक बार हाइड्रोक्सिलेशन होगा। तो मतलब आप किसी में अगर पूछेगा कि विटामिन डी जो फाइनली बनती है कितने बार हाइड्रोक्सिलेशन होता है, तो हाइड्रोक्सिलेशन 2 बार। एक बार लीवर हाइड्रोक्सिलेशन करता है, देख लीजिए, और एक बार हाइड्रोक्सिलेशन कौन करेगा, तो किडनी करेगा। तो किडनी क्या करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन। फिर हाइड्रोक्सिलेशन किसे कहते हैं, तो जल दीजिए टूट जाएगा, इसे हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। जल आप दीजिए, आप जल दीजिए, वो टूटेगा क्या होगा उस पर डिपेंड करता है, आप जल दे दीजिए, इसे हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन। और किडनी क्या करता है, तो याद रखना जो है 25 OHD था,
ये क्या होता है कि इसका बॉन्ड पे नेचर बॉन्ड पे डिपेंड करता है चीजें, और बन जाता है 1:25। मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ चीजें समझ में आए इसके लिए आपको। किडनी में मैं लिख देता हूँ किडनी, तो किडनी में क्या बनता है 1:25 OH होल 2D। यहाँ ठीक से देखिए, तो यहाँ जो बना दिख रहा है पूरा ठीक से 1:25 OH 2D लिखा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए इसका नाम है कैल्सीडाइओल, डाइओल, और इसका नाम हो जाएगा कैल्सीट्राइओल, और यही कैल्सीट्राइओल को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। फाइनल, तो याद रखिए क्या बना ये, कैल्सीट्राइओल। मामला समझ में आ रहा है? बहुत आराम से, चीजें बहुत टफ नहीं है। याद रखिए क्या, बहुत सिंपल बात, जितना अनाज रखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का पास का प्रकाश आएगा, कोले कैल्सीफेरॉल बनाएगा, कोले कैल्सीफेरॉल बनाया। अनाज से आया पदार्थ, वो भी क्या बनाया, कोले कैल्सीफेरॉल। चीजें अनाज में कोले कैल्सीफेरॉल है, हमारे लीवर में गया, लीवर में क्या बनाया, कैल्सीडाइओल बना दिया लीवर में, और लीवर बनाया, लेकिन क्या अगर पूछूं कि लीवर का जो कैल्सीडाइओल है क्या विटामिन डी हो गया, क्या एक्टिव है पूरा, तो पूरा एक्टिव ये भी नहीं है। पूरा एक्टिव कब होगा, देखिए पहले पीटी दीजिए, फिर मेंस दीजिए फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू में, तो पहले देखिए पीटी हुआ, लीवर में मेंस हुआ, इंटरव्यू यहाँ होगा, किडनी में नहीं होगा, तो किडनी में तो फाइनल क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ भी हुआ, वहाँ भी हुआ, जांच पड़ताल हर जगह होता है, और फाइनल यहाँ किडनी में क्या बना। तो अगर आपकी इच्छा है ये याद रखना, तो इसको याद रखिए अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो फाइनल याद रखिए कैल्सीट्राइओल बन गया, और इसी कैल्सीट्राइओल को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बॉन्ड का चेंज हो जाता है, लेकिन उतना आपको ध्यान देना नहीं, और यहाँ का क्या बन जाता है, कैल्सीफेरॉल। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कैल्सीफेरॉल विटामिन डी कौन सा है, तो विटामिन डी सारे के सारे हैं, ए भी विटामिन डी है, ए भी विटामिन डी है, ए भी विटामिन डी है। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा है, तो भैया सबसे मेन क्या है, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन, ओ मेन है, तो सबसे मेन कौन है, ए कैल्सीट्राइओल सबसे मेन विटामिन है। इसलिए याद रखना है कि जो चीजें बना, तो लीवर वाला को कहते हैं विटामिन डी, ए भी विटामिन डी, ए भी विटामिन डी है। ठीक है, चीजें इतना बात कवर है पूरा। अब हम लोग इतना पढ़ चुके, अब हम लोग देखेंगे, अगर ये चीजें याद है तब अब हम लोग देखने वाले हैं कि विटामिन डी काम कैसे करती है, विटामिन डी काम क्या क्या करती है। ठीक है, कोई डाउट, एक बार इसे सोच लीजिए, और आराम से वीडियो को अगर प्रॉपर देख रहे हैं तो एक बार पॉज कर दीजिए, एक बार रुकिए थोड़ा सा, और आराम से एक बार समझिए कि अच्छा कैसे मैंने बताया चीजें को। थोड़ा सा अगर मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे वो थोड़ा सा बैक जाके चीजों को मतलब और आराम से चीजों को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा बातें। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ से आए क्या करेंगे प्रॉपर, अगला स्लाइड में फिर इस काम कैसे करते हैं उस काम को देखेंगे, और फिर हम लोग कहानी प्रॉपर, और फिर जो जितने सवाल हमारे शुरू में थे, स्रोत कौन कौन से, अनिवार्य तत्व कौन 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 से है, उसको हम आराम से देखेंगे। चलिए अगला पार्ट हम लोग देखते हैं इसमें। अब देखिए मामला क्या, विटामिन डी काम कैसे करते, तो हमने क्या देखा, देखिए अब क्या काम क्या करती है विटामिन डी, कैसे करती है, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा था, इसकी जो इनकी जो त्वचा है, तो त्वचा फाइनली, ठीक है, और फाइनली देखिए, और जो भी इधर से आया त्वचा से जहां से भी आया, जनरली क्या लीवर, तो लीवर में क्या बना, तो लीवर में हमने पढ़ा कि कैल्सीडाइओल बना, और लीवर से फिर कनेक्ट कहाँ था, तो किडनी में, और किडनी में क्या बना प्रॉपर देखे, तो किडनी में बन गया हमारा कैल्सीफेरॉल। और याद रखना है भोज जब तक पूरी तरह बन के तैयार नहीं होता है तब तक बंटता नहीं है। अब भोज पूरा तैयार है, अब पूरा शरीर में इधर उधर जहां बंटना होगा बंट जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, कैल्सीफेरॉल कहाँ जाएगा, तो कैल्सीफेरॉल क्रम से याद रखना है कहाँ कहाँ जाएगा, तो यहाँ से कैल्सीफेरॉल बड़ा आराम से देखिएगा, चीजों को समझिए आराम से। एक क्या होगा, तो हमारे त्वचा में जाएगा, कहाँ जाएगा, त्वचा में, तो कैल्सीफेरॉल का कार्य देखें तो कहाँ कहाँ जाएगा, तो कैल्सीफेरॉल जाएगा त्वचा में, ठीक है, और कहाँ जाएगा कैल्सीफेरॉल, तो उसके बाद कैल्सीफेरॉल जाएगा हड्डी में, और कहाँ जाएगा, तो त्वचा में जाएगा, हड्डी में जाएगा, और कहाँ जाएगा, तो हड्डी जैसे जो पदार्थ होंगे उसमें। क्यों, ऐसा आपके मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों, तो आप जानते हैं चीजें समझिए, विटामिन कौन सा है, डी है, और विटामिन डी एक बात मैं जनरली बता दूं कि जो कैल्सीफेरॉल बन चुका है, और याद रखिए विटामिन डी का अवशोषण कौन करता है, तो विटामिन डी का अवशोषण वही करेगा जो वसा हुआ, क्योंकि विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है, तो जिसमें वसा की मात्रा, त्वचा, हड्डी, हड्डी में वसा ठीक ठाक है, हड्डी जैसा पदार्थ है, दांत, दांत याद रखना हड्डी नहीं है, दांत हड्डी जैसा पदार्थ है, इस बात को याद रखिएगा। स्केलेटन सिस्टम में देखोगे ऐसा क्यों होता है। चलिए ये बात हमारा समझ में आ गया।
अब कैल्सीफेरॉल है तो कैल्सीफेरॉल जैसे ही बना तो अब त्वचा, हड्डी, हड्डी जैसा जितने पदार्थ है वो कैल्शियम का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। इसमें जो कैल्शियम है वो कैल्शियम का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे जनरली, और विटामिन डी इन जगहों पे सप्लाई होकर अपना कार्य करेगी। कार्य कैसे करेगी तो देखते हैं। सबसे पहले त्वचा में जाएगी, तो त्वचा में जाके अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले त्वचा में जाके करेगी क्या है, तो त्वचा में जाके, और सोचिए इस बात को, हम लोग जब सुबह सुबह रात में सो जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो एक समोसा जैसा, मतलब अलग सा एक मुंह बना होता है, इधर से फूला, इधर से निकला, इधर से धंसा, अलग टाइप का मुंह। पता है ऐसा क्यों होता है? विटामिन डी की कमी से। और आप लगातार विटामिन डी का सेवन करते हैं तो आप याद रखिए, विटामिन डी सौंदर्य वाला विटामिन नहीं है, ब्यूटी विटामिन नहीं, ब्यूटी विटामिन विटामिन ई है। लेकिन विटामिन डी आपके सूजन को, आपके है ना कि सूजन को बहुत हद तक कम करता है, बहुत हद तक, फाइनली याद रखिए 100% कम कर देता है विटामिन डी। आपके याद रखना है इम्यूनी सिस्टम को विटामिन डी मजबूत करता है, आपकी कोशिका झिल्ली को खराब होने से बचाता है। तो देखिए ये जो आपका कोशिका झिल्ली है, क्योंकि मानव के शरीर में कोशिका भित्ति पाया नहीं जाता है, मानव कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, जंतु प्रॉपर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे कि कोई आदमी उठा और उसका मुंह सूजा हुआ है, पूरा फुला हुआ मुंह है, पूरा सूजन है, त्वचा में सूजन है, मुंह में कहीं भी सूजन है, तो उसमें कमी किस चीज की होगी? विटामिन डी की कमी होगी। ठीक है, अब समझिए इस बात को, समझिए। तो त्वचा में क्या मामला है, तो त्वचा में कैसे काम करते, सबसे पहले याद रखें कि त्वचा में जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो त्वचा में जो सेल मेम्ब्रेन उसे क्या करती है? रक्षा करती है, उसकी रक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन। चलिए ये बात है, ठीक है। और प्रोटेक्शन करेगी तो याद रखिए, प्रोटेक्शन मतलब उसे ठीक से रखेगी, जिस सेट में है उस हिसाब से उसे सेट करके पैक करके रखेगी, तो यहाँ समझ सकते हैं कि सूजन नहीं होने देगी। तो क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है कि विटामिन डी क्या करते, तो विटामिन डी याद रखना सूजन को कम करती है, सूजन को कम करता है। ये बात हमें समझ में आ गया। हड्डी में क्या करता है, तो हड्डी में याद रखना, हड्डी में क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम, और कैल्शियम पाया जाता है तो हड्डी में किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देती, हड्डी को मजबूत बना के रखते विटामिन डी। अगर आपसे पूछे कि कहीं भी हड्डी से संबंधित कोई भी बीमारी हो जाए, अगर आपसे पूछे कि किसी की गड़बड़ी से होगा, तो विटामिन में डी हो जाएगा और खनिज लवण में कैल्शियम हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। तो हड्डी को क्या करती है? हड्डी को मजबूत बना के रखती है, स्ट्रॉन्ग। तो हड्डी को मजबूत करने वाला विटामिन कौन सा है? तो याद रखना विटामिन डी है, इसलिए इसे बोन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? बोन विटामिन भी कहते हैं। चीजें ठीक है। हड्डी जैसा पदार्थ, अगर बोले हड्डी जैसा पदार्थ जैसे दांत, तो हड्डी जैसा पदार्थ क्या है? दांत। तो दांत में भी क्या करते हैं? विटामिन डी दांत को स्वस्थ रखती है और चमकीला रखती है। और दांत की सबसे बाहरी परत, सबसे कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। तो उसे भी याद रखना है, विटामिन डी क्या करती है? सुरक्षित रखती है, स्वस्थ रखती है। ये बात हमारा क्लियर है। इसके कमी से देखिए हमने क्या कहा, विटामिन डी करती क्या है? तो विटामिन डी ए करती, विटामिन डी ए करती, विटामिन डी ए करती है। लेकिन अगर ये चीज न हो तो गड़बड़ी क्या हो जाएगा? अब हम उस स्लाइड में जाके देखेंगे इसी कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ठीक है, चलिए। लेकिन एप्लीकेशन हमारा अप्लाई पार्ट इतना ही हुआ, इसी के आधार पर देखेंगे। चलिए, तो अभी अब आपके परीक्षा का समय आ गया है और अब हम लोग साथ साथ पढ़ते पढ़ते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं पिछले स्लाइड में। देखिए सबसे पहले था हमारा सवाल, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत क्या है तो उसको देखते हैं। तो विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत देख लीजिए। विटामिन डी का स्रोत अगर देखें तो विटामिन डी के स्रोत एक तो हो जाएगा पादप और एक हो जाएगा जंतु। पादप की अगर बात करें तो पादप में क्या था? अनाज, और क्या था? मशरूम। अरे समझ में। जंतु में क्या था? तो जंतु में हो सकता है, समझिए इस बात को, मछली, मांस, और देखिए जो जितने भी है यकृत, यकृत को इधर ही रखिए, और दूध से बने पदार्थ। ये बात हमारा क्लियर हो गया। इस पर देखिए निर्माण, तो निर्माण का प्रोसीजर आप देख सकते हैं। निर्माण हम लोग समझ चुके हैं कि निर्माण कैसे कैसे होता है। तो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रे आती है, इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करती है और बनाती है। उसके बाद हम लोग देखें कि जो भी पादप वगैरह है, जो स्रोत है इसके स्रोत में कोलेक कैल्सिफेरॉल पाया जाता है, वो आके लीवर में प्रथम हाइड्रोक्सिलेशन होता है, फिर किडनी में दूसरा हाइड्रोक्सिलेशन होता है, उसके अनुसार उसके बाद हमारा कैल्सिट्रायोल बनता है जिसे कैल्सिफेरॉल कहते हैं। ठीक है, तो निर्माण हम लोग देख चुके हैं कि कैसे होता है। इस पर देखिए अनिवार्य तत्व, अगर पूछे कि विटामिन डी में कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो विटामिन डी में कैल्शियम अनिवार्य हम लोग देख चुके हैं। तो अनिवार्य तत्व क्या हो गया? कैल्शियम।
पूछे कार्य, कार्य क्या करते हैं तो हम देख चुके हैं, कार्य 3 जगह पे करते हैं, एक त्वचा पे, एक हड्डी पे, बोन पे, और एक बोन जैसे पदार्थ पे जैसे दांत। इन 3 जगह पे काम करती है। ठीक से चलिए इतना हम देख रहे हैं। अच्छा, कमी से होने वाला डिजीज कौन सा है, तो इसको हम लोग बड़ी आराम से देखते हैं। देखिए अब देखिए जो हम लोग पढ़े इसी के आधार पर हम लोग उसको समझेंगे। चलिए अब देखिए कमी से होने वाला डिजीज कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कमी से होने वाला डिजीज क्या है। तो देखिए जहां कार्य करेगी समस्या वहीं उत्पन्न होगी। समझिए इस बात को। मान लीजिए कि कोई लेबर मिस्त्री प्रॉपर कहीं घर बना रहा है, और घर बना रहा है तो उस लेबर मिस्त्री अगर गलती करता है तो उसी घर में समस्या होगी, अलग नहीं। तो विटामिन डी कहाँ काम कर रहा है, तो विटामिन डी काम कर रहा है कहाँ, त्वचा में, तो गड़बड़ी कहाँ होगी, त्वचा में। और काम कहाँ कर रही, हड्डी में, तो गड़बड़ी कहाँ होगी, हड्डी में। विटामिन डी और काम कहाँ कर रही, तो हड्डी जैसे अंग में। चलिए चीजें ठीक है। अब हम सबसे पहले त्वचा में क्या, तो त्वचा में हम लोग देख चुके हैं। अभी त्वचा में क्या करेगी, तो त्वचा में, त्वचा जो हमारा पोर्शन है, ये जो ऊपर झिल्ली आपको दिखाई दे, झिल्ली किसे कहते हैं, जिसमें रंध्र हो, जिसमें छिद्र हो, ये झिल्ली है प्रॉपर, फास्फोलिपिड की बनी होती है। अगर देखिएगा इसमें, तो इसमें विटामिन डी क्या काम करती है, तो इसे सूजन होने से बचाती है, इसकी रक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो हम लिख सकते हैं कि त्वचा में क्या, तो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। इसकी कमी से होने वाला रोग, तो अगर कमी होगा तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, डैमेज होगा। तो इसके कमी से होने वाला रोग, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, डैमेज। ये बात है कंप्लीट। ये बातें कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में कई दफा सवाल पूछा जा चुका है, इस बात को याद रखना है। आगे बात करो और क्या करती, तो सूजन से बचाती है त्वचा में। और याद रखना है त्वचा में, ये बात इंपॉर्टेंट है, सूजन से बचाती है। ठीक है, अब आगे समझना हड्डी। तो हड्डी से जो संबंधित बीमारी है, आपको सबसे ज्यादा यहाँ फोकस करने की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा हड्डी से जो संबंधित बीमारी, इसमें 2 प्रकार की बीमारी होते हैं। एक बीमारी ऐसा जो सिर्फ बच्चे में होते हैं, और एक बीमारी ऐसा जो वयस्क में होता है। कुछ बीमारी जो बच्चे वयस्क दोनों में होते हैं, तो हम लोग को बड़ा आराम से यहाँ गौर करना है। थोड़ा सा गहरा सांस लीजिए, उस सांस को छोड़िए और आराम से, क्योंकि सांस लेने से छोड़ने से हार्मोनल चेंज आता है, जिससे आपका IQ डेवलप होगा। तो बहुत आराम से ऐसा कीजिए, और बहुत आराम से हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए रिलैक्स है, चलिए चलते हैं आगे। तो हड्डी से संबंधित जो बीमारी, इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक बच्चे में होने वाला रोग, और एक वयस्क में होने वाला रोग। अब इसको हम लोग देखेंगे ऐसे। बच्चे में होने वाला रोग क्या है, तो देखिए अगर कोई बच्चा जनरली उसे मतलब शुरुआती फेज में उसे कैल्शियम की गोली नहीं मिल पाया, तो उसका हड्डी कमजोर, कैल्शियम की गोली नहीं मिला तो हड्डी कमजोर। और याद रखिए कई बार दाई माँ के जब उस पर, उसके परवरिश पर खास तौर से ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे पोषक तत्व बढ़िया प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो उसका हड्डी कमजोर होता है। हड्डी जब कमजोर रहेगा, हड्डी मुलायम हो जाएगा, तो उसका हड्डी मुड़ जाता है, ऐसे हड्डी मुड़ जाता है। तो देखिए हड्डी ऐसा सीधा होना चाहिए, और हड्डी उसका ऐसे मुड़ गया, तो मुड़ गया, तो इस बीमारी को कहते हैं, याद रखना, रिकेट्स। हड्डी बच्चा में हड्डी कमजोर हो जाना, हड्डी मुड़ जाना, उसको कहा जाता। और इस बीमारी को चूंकि बच्चा सूखा सूखा आपको लगेगा, उसका हड्डी एकदम पतला लगेगा, और क्योंकि हड्डी में पोषक तत्व मिला ही नहीं। और उस बीमारी को तकनीकी भाषा में, टेक्निकल वर्ड में रिकेट्स कहा जाता है। तो बच्चों में जो बीमारी होती है, बच्चों में, तो बच्चों में हड्डी से संबंधित बीमारी कौन सा होगा, तो बच्चों में हड्डी से संबंधित बीमारी को, उसका नाम क्या है, रिकेट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और सबसे फेमस बीमारी यही है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, तो रिकेट्स। किसमें होता है, याद रखना, बच्चों में। वयस्क में रिकेट्स नहीं होता है। रिकेट्स। और क्वेश्चन पूछिएगा कि किसमें रिकेट्स किसमें होता है, ऐसा सवाल भी आता है, तो आपको ऐसे तकनीक से याद रखना। देखिए किड्स, क से केट से अंत में, तो यहाँ से याद रखिए किड्स, किड्स मतलब बच्चा, तो यहाँ से याद रखिए चीज को। चलिए ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ठीक से, जैसे एक होता है, देखिए मैं लिखता हूँ नॉक नी, देखिए लिखता हूं मैं, गौर कीजिएगा, KNOCK, नॉक, उसके बाद नी, KNEE, नॉक नी। अच्छा नॉक, जैसे देखिए जब हम लोग कोई मतलब बोलता हूँ कि जब मेरे घर पे आना तो नॉक करना, नॉक। नॉक मतलब क्या होता है, ठकठकाना, टकरा जाना। नॉक मतलब टकरा जाना, नॉक मतलब ठकठकाना। ठीक है, समझिए इस बात को। तो नॉक, अन्नी माने घुटना। कई लोग ऐसे होते हैं जनरल, जिसे देखिएगा तो जनरल समझिए इस बात का, घुटना है उनका ऐसे, देखिए मतलब यहाँ से मुड़ा हुआ है पोर्शन, यहाँ से मुड़ा हुआ है। तो होता क्या मामला, समझिए इस बात को, एक ऐसा मामला है और एक ऐसा है, और यहाँ घुटना है, यहाँ
ये घुटना है, तो उनका घुटना बार बार जब चलेंगे तो कुपोषण की अवस्था के कारण उनका घुटना बार बार टकराता है। तो देखिए नॉक नी, और ऐसे बच्चे याद रखना, मतलब डिफेंस लेवल पर जब जांच मेडिकल होता है जिस समय, फिजिकल के बाद मेडिकल, तो मेडिकल में याद रखना एक ध्यान दिया जाता है कि उनका जो घुटना है, घुटना सट, तो जैसे मान लीजिए एक घुटना है और एक घुटना ये है, तो उनका जैसे तो घुटना सट तो नहीं रहा है, जब चल रहे हैं तो उनका घुटना टकरा तो नहीं रहा है, तो इस बीमारी को कहते हैं नॉक-नी। और याद रखना एक कब होता है, तो बचपन अवस्था में होता है जनरली, शुरुआती फेज में ही हो जाता है, लेकिन अगर आपका एज 8 साल से ज्यादा हो गया तो बहुत मुश्किल से इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप 8 साल से पहले आप मेडिकल सुविधा लिए, या फिर कई प्रकार के एक्सरसाइज इसके आ चुके हैं, एक्सरसाइज कई प्रकार के हैं, अगर आप एक्सरसाइज को नियमित रूप से करते हैं तो आप बिल्कुल इससे छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कई बार क्या करते हैं, जो आर्मी वगैरह की तैयारी कराते हैं वो बार बार सलाह देते हैं कि जैसे जिसको नॉक-नी की समस्या है वो क्या करे, जब सोते जिस समय तो एक 2 तकिया जोड़ ले उस तकिया को, और बीच घुटने के पास जहाँ नॉक-नी नी के पास बीच में 2 तकिया फंसा ले, उसे सो जाए। जब वो सोते हैं तो बार बार देखिए एक गैप होता है, जनरेट गैप, और उस गैप से उनको सुविधा मिलती है और काफी सुधार होता है इसमें। तो और इसके अलावा कई प्रकार के एक्सरसाइज जिससे छुटकारा मिलता है। इसके अलावा अगर कैल्शियम की गोली आप लेते हैं रेगुलर टाइप से, और कैल्शियम की गोली के साथ लगातार एक्सरसाइज करते हैं, इससे ठीक किया जा सकता है। नहीं तो 8 साल के बाद कई बार याद रखें ऑपरेशन से ही इसे ठीक किया जा सकता है। तो नॉक-नी अगर पूछे तो क्या कैसे होता है, तो जब कैल्शियम की कमी होगी आपके शरीर में, तो कैल्शियम देखिए घुटना है जनरली ऐसे है, तो कैल्शियम की कमी हुई, तो मान लीजिए घुटना है, तो कैल्शियम की कमी हुई, तो कैल्शियम की कमी के कारण कई बार याद रखने अलग डायरेक्शन में मुड़ने लगते हैं, अलग डायरेक्शन में मुड़ेगी तो एक इस डायरेक्शन में एक उस डायरेक्शन में, तो दोनों टकराने लगती है। या अलग अलग डायरेक्शन में दोनों नहीं भी मुड़ी तो एक सीधा है दूसरा ऐसे मुड़ गई, तो देखिए एक तो मुड़ गई, तो जब भी वो चलेगा तो टकराएगा, और टकराएगा तो इसी में कहते हैं नॉक-नी। नॉक-नी क्यों होता है, हड्डी को मुड़ जाने के कारण। किस में होता है, बच्चों में या वयस्क में, तो बच्चों में होता है लेकिन वयस्क में भी पाया जाता है, क्योंकि बच्चा से तो आदमी वयस्क होते हैं, लेकिन रिकेट्स सिर्फ बच्चों में होगा। जैसे जैसे बड़ा होगा तो याद रखना ये रिकेट्स अब रिकेट्स नाम से नहीं, जब बड़ा हो जाता है तो इसे ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। बहुत आराम से देखिए, तो रिकेट्स किसका डिजीज है, बच्चा का। नॉक-नी किसका डिजीज है, तो नॉक-नी याद रखना बच्चों का डिजीज है, स्टार्टिंग बच्चा में होता है और वयस्क में भी पाया जाता है। चीजें ठीक है, लेकिन कई बार लोगों को देखिएगा, कई बार तो याद रखें जैसे मान लीजिए पैर है दोनों का, प्रॉपर पैर है, जो मेरा हाथ अभी देख रहे हैं पैर है, और क्या होता है दोनों ऐसे फैल जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, समझिए इस बात को, ऐसे पैर है ऐसे, मतलब क्या, इसका एरी जो है एरी ऐसे वो सट जाता है और बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, इतना गैप होता है कि आप आराम से इधर से जाकर उधर निकल सकते हैं, इतना गैप है, देख लीजिए। इस बीमारी को क्या कहते हैं, तो इस बीमारी को कहते हैं बाउ लेग। ये भी समस्या है, इसमें भी क्या कहते हैं, ऑपरेट किया जाता है, कैल्शियम की गोली देके सीधा किया जाता है इस पोर्शन को, लेकिन 8 साल के पहले तक ही आप सीधा कर सकते हैं। एक इसमें होता है तो बच्चा में भी होता है और बुजुर्ग में भी, बच्चों में भी और वयस्क में भी। तो देखिए, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, तो इस बीमारी को कहते हैं बाउ लेग। क्लियर है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब वयस्क में प्रॉपर ऐसी बीमारी जो सिर्फ वयस्क में ही पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑस्टियो। आप जानते भी है कि ऑस्टियो एक रूट वर्ड है जिसका संपर्क हमेशा हड्डी से होता है। बीपीएससी में सवाल पूछ दिया ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी क्या है, तो देखिए ऑस्टियो मतलब हड्डी और लॉजी माने अध्ययन, तो अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियो जिसमें वर्ड आ जाए, ऑस्टियो जिसमें आ जाए, हम समझ जाए किसकी बात कर रहा है, हड्डी की बात कर रहा है। तो चलिए वयस्क में कौन सी बीमारी, तो ऑस्टियो, ठीक है, ऑस्टियो, और एक और लिख दिए ऑस्टियो। अगर आप याद रखें यहां ऑस्टियोपोरोसिस लगा दें, पोरोसिस POROSIS, देखिए पोर मतलब होता है छिद्र, पोर मतलब छिद्र। अब समझिए ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी में छिद्र हो जाना, जब हड्डी में छिद्र हो जाएगा तो हड्डी कमजोर, और हड्डी कमजोर तो हड्डी टूट जाएगा बार बार, और हड्डी टूट जाए तो हड्डी कमजोर हो चुका है। इस बीमारी को कहते हैं, ये बीमारी किस में होता है, तो वयस्क में होता है, ठीक है। इसे हिंदी में कहा जाता है अस्थि छिद्र, और ये कमजोर होता है। इस बीमारी में अस्थियों का घनत्व कम जाता है, तो अस्थि की डेंसिटी को माप के पता किया जाता है कि बीमारी है या नहीं। दूसरा एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या है, तो ऑस्टियोमलेशिया भी जिस प्रकार से बच्चों में रिकेट्स पाया जाता है, हड्डी कमजोर हो जाना पूरा, उस प्रकार से वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया पाया जाता है। तो ये सारा बीमारी किससे रिलेटेड है, हड्डी से। हड्डी से समझते हैं तो बीमारी कितना देख चुके हम लोग, रिकेट्स। अच्छा, हड्डी से जितने, मैंने क्या कहा कि हड्डी को इफेक्ट कौन करता है, विटामिन डी, त्वचा को कौन करता है, विटामिन डी, और हड्डी जैसा अंग उसको प्रभावित कौन करता है, विटामिन डी। तो हड्डी से संबंधित इतने बीमारी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद अगर देखें तो हड्डी जैसे अंग, तो हड्डी जैसे अंग कौन है, दांत। और दांत मुख याद रखना है, दांत अगर पूछे क्या हड्डी है, तो दांत हड्डी नहीं है, दांत है वो प्रमुख उत्तक से बने हैं जिसे इनामेल और डेंटाइन कहते हैं, और इसी दोनों के मिलने से दांत बनता है।
तो दांत उत्तक से बना हुआ है, लेकिन सबसे कठोर उत्तक से। अगर आपसे पूछे कि आपके शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो सबसे कठोर भाग क्या है, दांत, इनामेल। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है पोर्शन, और इसको भी मजबूत कौन करता है, विटामिन डी। तो ये हमारा जितने पोर्शन सब विटामिन डी का है। हम लोग विटामिन डी का पूरा अध्ययन कर चुके हैं, सब कुछ को देख चुके हैं, सारे पार्ट को देख चुके हैं। अब आपसे जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं कंप्लीट करके थोड़ा 2 मिनट में और फिर इसको विराम देता हूँ। तो सबसे पहला सवाल कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला बीमारी कौन सा है, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो कौन सा है, रिकेट्स। वयस्क में विटामिन डी की कमी से होने वाला बीमारी कौन सा है, तो एस्टोमेलेसिया, एस्टोपोरोसिस। उसके बाद अगर बात करें कि नौकनी किस खनिज से होने वाला बीमारी है, तो चूंकि विटामिन डी ऑप्शन में तो खनिज है तो कैल्शियम हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा वाव लेग किस बीमारी से, किस खनिज से संबंधित बीमारी है, तो कैल्शियम, चूंकि विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी। उसके बाद अगर पूछे कि रिकेट्स पूछा जा चुका है सवाल बहुत बार। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो याद रखना सूर्य का प्रकाश, जो मैं बता चुका हूं अभी कुछ देर पहले। तो सनलाइट विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का निर्माण सबसे अधिक कहाँ होता है, तो विटामिन डी का निर्माण सबसे अधिक होता है लीवर में। उसके बाद कहाँ होता है, तो उसके बाद होता है किडनी में। ये बातें कंप्लीट है। और याद रखना कि विटामिन डी में अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो विटामिन डी में अनिवार्य तत्व है कैल्शियम। तो ये हमारा पूरा 100% हम लोग विटामिन डी को कवर कर चुके हैं। इससे बाहर सवाल कभी नहीं और कहीं नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, तो इसी ऊर्जा से, इसी उमंग से मिलते हैं अगले क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।